नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजीव वैद्य, इंदौर से वरिष्ठ सिविल सेवा मार्गदर्शक। जनसेतु एमपीसीजी के चैनल के इस कार्यक्रम करियर आयाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आईएएस के बारे में, आईपीएस के बारे में, और जो बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी में सिविल सेवा में चयनित होना देश के प्रत्येक नागरिक का एक ख्वाब होता है। हर बच्चा जब कक्षा 4 या 5 में आता है तो माता पिता से पूछते बड़े होके क्या बनोगे, तो बोलता मैं कलेक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा। लेकिन जब 12th पास करता है, ग्रेजुएशन के बाद जब इस एग्जाम में बैठता है तो उसके एग्जाम बड़ी कठिन और बड़ी बोझिल प्रतीत होती है। दरअसल ये एग्जाम कठिन नहीं है, ये एग्जाम टेक्निकल है। अगर आपने इसके प्रोस्पेक्ट्स को समझ लिया और तरीका जान लिया कि यूपीएससी आपसे चाहती क्या है, एक कैंडिडेट में क्या वो ओएलक्यूज देखना चाहती है, तो आप इस एग्जाम को आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम को कैसे क्वालिफाइड किया जाए। पहले बता दूं, इस एग्जाम के माध्यम से आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी लगभग 27-28 पदों पर भर्ती की जाती है। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अखिल भारतीय सेवा की नौकरियां हैं। आईएफएस यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विसेज, दी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज बोलते हैं, उसकी एग्जाम यूपीएससी अलग से लेता है, जिसमें साइंस ग्रेजुएट ही बैठ पाते हैं। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये अखिल भारतीय सेवा की नौकरियां हैं और बाकी प्रथम श्रेणी की, उच्च श्रेणी की नौकरियां हैं। तो इनमें किसी भी पद पर भर्ती हो जाए तो एक कैरियर तो अच्छा बन जाता है। लेकिन आईएएस, आईपीएस और कुछ सेवाएं ऐसी हैं ऊपर की जो बहुत प्रतिष्ठित सेवाएं मानी जाती हैं। इन पदों पर पहुंच करके आप समाज की बहुत अच्छे सेवा कर सकते हैं और देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इनमें कैसे सिलेक्शन लें। देखिए, कोई भी 21 साल का ग्रेजुएट, एनी पर्सन जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, वो इस एग्जाम में बैठ सकता है। मैंने कभी आपको एमपीपीएससी के बारे में बताया था, तो लगभग वैसे ही सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है ये भी 3 फेज में होती है। पहला फेज इसका प्रारंभिक परीक्षा का है, दूसरा फेज इसका मुख्य परीक्षा का है, और तीसरा और अंतिम फेज इसका साक्षात्कार या इंटरव्यू का है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा, है ना, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। अब भाई प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, एक जीएस का होता है और एक सीसेट का होता है। सीसेट में सिर्फ क्वालिफाइंग होना है आपको, इसका नंबर मेरिट में नहीं जोड़ते। सीसेट में आपकी जनरल मैथ्स आएगी, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, पैसेजेस आएंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशंस होंगे, और इसके अलावा रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, अंतर्व्यक्तिक कौशल। कुल मिलाकर के सीसेट में वो सब चीज़ें आती हैं जो आपके एक ओएलक्यूज को, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ को परखती हैं। तो इसमें आपको सिर्फ पास होना जरूरी है, 40% मार्क्स ले आएंगे तो आप इसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे, है ना भाई। 80 क्वेश्चन आते हैं, आपको 27 नंबर लाना है इसमें से और आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे मुख्य जो कंपटीशन है वो जीएस में है, प्रारंभिक परीक्षा का जीएस पेपर। बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें आपका पूरा इतिहास आ जाएगा। इतिहास में आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। फिर इसके बाद पॉलिटी आ जाएगा, इसमें पूरा भारत का संविधान, और भारत के संविधान के साथ साथ आपको दुनिया के दूसरे संविधान को भी हमें कंटेम्पररी स्टडी करना पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी, बोलते इंडियन इकोनॉमी है लेकिन इसमें ग्लोबल इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योग्राफी 2 भागों में होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी।
आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, ठीक है ना, भारत विविधताओं का देश है, कला संस्कृति की बहुत विविधताएं हैं यहाँ पर, उनसे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है साहब। फिर आईआर आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे इस वक्त इजराइल ईरान संघर्ष, इजराइल गाजा संघर्ष, रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, तो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, और इसमें विस्तृत जानकारी चाहिए। देखिए, राज्यों की जो लोक सेवाएं होती है उसमें आपको सामान्य जानकारी मिल जाए तो पर्याप्त है, लेकिन ये चूंकि यूपीएससी की एग्जाम है जिसमें आपसे विस्तृत जानकारी की दरकार है, व्यवहारिक जानकारी। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे, तो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे तो आप सक्सेस पा लेंगे। करंट अफेयर्स मतलब उसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना पड़ेंगे, राज्यसभा टीवी को सुनना पड़ेगा, संसद टीवी है ना, सरकारी पत्रिकाएं हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, ईयरबुक, इंडिया ईयरबुक, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी के नोट्स जो अपडेट्स होते हैं, आप उनको रेगुलर देखना शुरू करें। तो जो करंट में चर्चा में है उसी पर आपसे स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हिस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन इस समय चर्चा में है असम के अहोम साम्राज्य का सेनापति लचित बोरफुकन। ये चर्चा में है क्योंकि असम के जोरहाट में हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो अहोम साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा। लचित बोरफुकन का जो मुगलों के साथ संघर्ष हुआ है उसके बारे में पूछा जाएगा। कोट कर लिया, डिकोड कर लिया ना हमने हिस्ट्री को। अब जैसे अभी चर्चा में आंध्र प्रदेश के सीताराम राजू, तो इनसे संबंधित रंपा विद्रोह आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमें डिकोड करना है जो चीजें वर्तमान में चर्चा में हैं, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। अब ज्योग्राफी का एक एग्जाम्पल दे ले, लाल सागर चर्चा में है इस समय, गाजा पट्टी चर्चा में है इस समय, वेस्ट बैंक चर्चा में है, इजराइल चर्चा में है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ लिए जाएंगे। तो जो भी टॉपिक चर्चा में है उनसे संबंधित जो स्टैटिक का जो सब्जेक्ट है वहां से क्वेश्चन निकालते हैं। अगर आपने इस मैकेनिज्म को समझ लिया तो सिविल सर्विसेज का प्रारंभिक परीक्षा आप आसानी से क्वालिफाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रतिदिन, मैं तो अपने विद्यार्थियों से यही बोलता हूं कि बेटा सुबह उठते साथ ही ब्रश बाद में करना, चाय बाद में पीना, पहले अपना समाचार पत्र पढ़ना। नेशनल लेवल का पढ़ना है तो द हिंदू पढ़िए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़िए, ये अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। संसद टीवी को सुनना बहुत जरूरी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो अपनी प्रेस रिलीज जो रोज जारी करता है उनको देखना बहुत जरूरी है। योजना, कुरुक्षेत्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला है प्री क्वालिफाइड करने का। अब जैसे ही आप प्री क्वालिफाइड करते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में आ जाते हैं। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना पड़ता है आपको इसमें विस्तार से, ठीक है ना। अब इसमें 9 पेपर होते हैं, इसमें 4 पेपर तो जीएस से संबंधित होते हैं, है ना। पहला पेपर हिस्ट्री रिलेटेड, दूसरा पॉलिटी इकोनॉमिक्स रिलेटेड, तीसरा एथिक्स बेस्ड होता है, साइंस बेस्ड होता है, चौथा एथिक्स बेस्ड होता है। तो ये 4 पेपर जीएस से रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी में एथिक्स आ जाएगा, किसी में पॉलिटी आ जाएगा, किसी में हिस्ट्री आ जाएगा, किसी में इकोनॉमिक्स आ जाएगा, किसी में जनरल साइंस आ जाएगा। फिर यूपीएससी में एक विषय लेना पड़ता है आपको, कोई सा भी एक विषय ले सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लिस्ट दी हुई है उनकी। तो जिस विषय में आप कंफर्टेबल हो, जिसके विशेषज्ञ आपके शहर में उपलब्ध हो, आप उस विषय को लीजिए। मैं अपने विद्यार्थियों से सोशियोलॉजी भरवाता हूँ, सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला विषय है। तो आप कोई सा भी एक विषय ले लीजिए, उसके 2 पेपर आपके रहेंगे। कितने हो गए? 4 और 2 6 पेपर हो गए। फिर एक पेपर आपका इंग्लिश ग्रामर का होगा, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर का क्वालिफाइंग होगा। फिर एक पेपर आपका निबंध का होगा, ऐसे, और एक पेपर होगा एक को भाषा का। संविधान की अनुसूची में जो 18 भाषाएं दर्ज हैं उनमें से कोई एक भाषा लेना पड़ेगी। अब आप एमपी के हैं तो हिंदी ले लीजिए, है ना। केरल के हैं तो मलयालम ले लीजिए, तमिलनाडु के तो तमिल ले लीजिए, महाराष्ट्र के तो मराठी ले लीजिए। तो आपको एक पेपर अपनी भाषा का लेना पड़ेगा। तो हो गया ना,
6, 3, 9, 9 पेपर हो गए। ये सब डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लिमिटेड शब्द सीमा में आपको जवाब देना है। शब्द सीमा से आगे गए तो नंबर कटेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक बात और बता दूं, जो प्री एग्जाम के बारे में अभी बताया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप उतने ही क्वेश्चन करना जितने आपसे बनते हैं। गलत कराए तो नंबर घट जाएंगे आपके। तो प्री हो गया, फिर मेंस हो गया। अब मेंस में 3 गुना लोगों को बुलाते हैं भाई, एक पद है तो 3 गुना लोगों को बुलाएंगे। तब आप साक्षात्कार में प्रवेश करेंगे। साक्षात्कार 5 मिनट का भी हो सकता है, 25 मिनट का भी हो सकता है, 50 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू। आप जिस रोचकता के साथ उनको जानकारी देंगे, उसी रोचकता के साथ आपके क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। तो आपने देखा होगा 12th फेल एक मूवी आई थी, उसमें जो सिंह साहब जो आईपीएस में सिलेक्ट हुए, उनका इंटरव्यू आखिरी में दिखाया गया है, ठीक है। उसको एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है ना। मैं आपसे बार बार यही बोलता हूं मैं कि इस एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप मेरिट होल्डर है तो एक झटके में एग्जाम पास कर लोगे, या फिर आप 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन वाले हो तो पास नहीं कर पाओगे। नहीं, ये एग्जाम का एक अलग फ्लेवर है। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैसी भी रही हो, इस एग्जाम में आपने कैसा परफॉर्म किया वो तो सिर्फ वही देखते हैं, ठीक है ना। तो आपका साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के नंबरों को मिला करके आपकी मेरिट बनती है। फिर वहां पर यूपीएससी कैटेगरी और आपकी चॉइस के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। सबसे टॉप वाले को आईएएस मिलता है, ठीक है ना। हर समुदाय की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनती है, जनरल की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग, ओबीसी की अलग, एससी और एसटी की अलग, ठीक है। तो नंबर जितने ज्यादा होंगे, आप मेरिट में जितने ऊपर होंगे, आईएएस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और नेचुरली भले ही पद तो उसमें बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हर कैंडिडेट का एक लक्ष्य होता है कि मैं आईएएस बनूं, और आईएएस नहीं बनूं तो आईपीएस बन जाऊं। अब तो जो आईपीएस में सिलेक्ट हो जाते हैं वो भी एग्जाम को देते हैं। इस बार जो यूपीएससी जो टॉपर हैं श्रीवास्तव जी, वो आईपीएस थे, एकेडमी में रह करके उन्होंने तैयारी की, अब वो आईएएस बन गए। 5 आईपीएस इस बार आईएएस बने, ठीक है ना। तो ये इस एग्जाम का पैटर्न है। अब आपको इससे संबंधित यदि आपको और जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको जन सेतु का व्हाट्सएप वाला नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा। आप उस पर हमें लिखें, हम आपको त्वरित जवाब भी देंगे। हम मैन टू मैन एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। मेल बॉक्स में जाइए या कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। जन सेतु आपके साथ हमेशा रहेगी, चयन के पहले भी और चयन के बाद भी। जन सेतु का लक्ष्य एक ऐसी पत्रकारिता के लक्ष्य को स्थापित करना है जिसमें लोगों को रोजगार मिले, और इसी उद्देश्य के तहत हमने इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया है, ताकि हमारे जो युवा लोग हैं उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो। और हमारे प्रोग्राम को देखकर आप में से एक भी अगर आईएएस बन गया तो जन सेतु का उद्देश्य पूरा हो गया। तो विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।